हेलो। हेलो। देखिए भाई, सबसे पहले आपको सूचित कर दिया जाए, माने सूचना एक है आपका, चूँकि बिहार एपीओ का एग्ज़ाम नज़दीक है और अतः आप लोग कुछ चीज़ें वीडियो से पढ़िए, क्योंकि इतना भारी भर एक तो लेट शुरू हुआ आपका क्लास यानी कि कोरोना इत्यादि के कारण, और आपका ये चाहेंगे कि सब सर एक माने शब्दों को पढ़ा दें तो इतना कम समय में बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए अच्छा उपाय है, इसीलिए हमने शुरू किया था आपका सुबह और शाम को अलग अलग सब्जेक्ट लगाए गए थे, और इसलिए लगाए गए थे कि सुबह वाला जो वीडियो रिकॉर्ड होगा वो भी भेज दिया जाएगा, शाम वाला भी। और इसका ये फ़ायदा होगा कि एक सवा माह में दोनों समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लोग कुछ वीडियो से पढ़ लेंगे, मान लीजिए लास्ट में कम समय रहे तो भाई जो लोग मैंने ऐप से नहीं जुड़े हैं, शिवम ला क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लें, आज उनको जोड़ दिया जाएगा। और आपका मैंने जो वीडियो है संविधान के, आईपीसी के, एविडेंस के, वो उपलब्ध हैं ऐप पर, और कुछ घर पर वीडियो से भी पढ़ना है। सीआरपीसी का वीडियो भेजा जा रहा है अभी, मैंने सीआरपीसी ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आपका जिन लोगों का आपका एविडेंस छूटा है, अगर वो क्लास में आकर बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो शाम को एविडेंस आज से शुरू होगा, लगभग 6 बजे, 6 से 7 चलेगा। और सीआरपीसी शाम को चलती है 4:30 से पौने 6 बजे तक। तो सीआरपीसी अभी पीछे चल रही, उसमें धारा 81 तक हुआ है शाम वाले में। तो भाई आप लोग कहेंगे तो शाम वाला एविडेंस भी उसी बैच में अलग बनाकर भेज दिया जाएगा। 15-17 दिन चलेगा एविडेंस स्पेशल बैच में। तो पहले से भी एविडेंस मौजूद है, फिर नया वीडियो भी अलग से उसमें ग्रुप बनाकर भेज दिया जाएगा। या तो आप पुराना वाला पढ़िए या नया वाला। नए वाले में थोड़ा स्पीड में रहेगा, जैसे कई लोग कहते हैं कि आपका ऐप में स्पीड नहीं, स्पीड का भी ऑप्शन सुधरवाया जा रहा है, स्पीड नहीं है तो आप नए वाले में जो वीडियो जाएंगे वो खुद स्पीड में रहेंगे, स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये जो भी वीडियो जाएगा। और सीआरपीसी आपका चल ही रहा है 100 धारा, आप कह सकते हैं कि शाम वाले से 100 धारा आप आगे चल रहे हैं। और संविधान का वीडियो है, 2-3 चैप्टर संविधान में छूटा है, तो ये सोचा जा रहा है कि सुबह जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाए पहले वो पढ़ाया जाए जो शाम को न पढ़ाया गया हो, और वह वीडियो भी अपलोड कर दिया जाए ताकि सारे वीडियो रहे। तो कुछ आपको वीडियो से पढ़ने होंगे कम समय में। और साल पेपर आपका शुरू कर दीजिए, जो भी आपका समय आ गया है, 20 दिन 22 दिन बचा है, जो आप साल पेपर जिस पब्लिकेशन का लिए हो शुरू कर दीजिए लगाना। और आपका 15 से 20% क्वेश्चन साल पेपर में आंसर गलत रहते हैं, उसको आप सुधारिए। और अगर कहीं समस्या हो तो भाई उसको पूछ लीजिए, ये भी बताया जा रहा है, ये नहीं कि उसी को रट्टा मार कर जाइए। कहीं समस्या हो तो क्या करिए, माने जो लोग देना भाई बिहार एपीओ, वैसे भी मेरिट कम जाएगी, माने मेरिट बिहार एपीओ की कम जाएगी, लेकिन मेरिट कम के भरोसे न रहकर हमें क्या करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन करना है। ये तो आइए, आपका 167 चल रहा था भाई, धारा 167। जो लोग लिखना चाहें शॉर्टकट में लिख सकते हैं, आपका इसमें नोट दिया गया है, फिर भी आप अलग से जो पढ़ाया जाए अगर शॉर्टकट में, काफ़ी शॉर्टकट में लिख लेते हैं तो वो भी काम करता है ज़्यादा, इसमें शक नहीं है भाई आपका। और पुराने लोग तो एक एक शब्दों को लिखते रहते हैं, तो आप माने आप भी लिख सकते हैं कुछ बातें जो 167। आइए देखा जाए, 167 से आपका निश्चित रूप से बिहार एपीओ एक क्वेश्चन बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 167 में हमें पढ़ना क्या है ये हमने बताया था। पहला आपका ये पढ़ना है कि जब 24 घंटे में अभियुक्त गिरफ्तार हो गया हो और जब 24 घंटे में अन्वेषण या विवेचना पूरी न हो तो पुलिस क्या करे। तो इसके लिए प्रावधान आपका 167 में दिया गया है कि पुलिस क्या करे। तो पुलिस निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष
ऐसे अभियुक्त को पेश करे। कहाँ पेश करे? न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। कितने घंटों के अंदर? 24। यानी कि पहला क्वेश्चन ये आया कि 24 आवर में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा? प्रक्रिया कहाँ दी गई है? तो 167। क्या प्रक्रिया अपनाएगी पुलिस? तो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को डायरी की प्रतिलिपि सहित पेश करेगी। अब आपका तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या पावर है इस मामले में? न्यायिक मजिस्ट्रेट या तो ऐसे अभियुक्त को जमानत दे दें या अभिरक्षा में भेज दें, कस्टडी में भेज दें या रिमांड पर भेज दें। तो रिमांड कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, या तो पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड। पुलिस रिमांड में अभियुक्त को पुलिस को दिया जाता है और जुडिशियल या न्यायिक रिमांड में या न्यायिक प्रतिप्रेषण में अभियुक्त को जेल भेजा जाता है। तो रिमांड कितने प्रकार की? 2, एक न्यायिक और एक कौन सी? पुलिस। यही आपका सतर्क रहना है और यही क्वेश्चन बन सकता है। देखिए भाई, आखिर पुलिस को रिमांड पर कितने दिनों तक, कितने समय के लिए दिया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन यूपी में कई बार बना है कि एक बार में रिमांड की अधिकतम अवधि या अभिरक्षा की अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो याद रखिए कितना दिन? 15 दिन। ये गलत न हो। एक बार में अभिरक्षा की अधिकतम अवधि पूछे तो कितनी बार, कितने दिन? 15 दिन। ये रटे रहिए। अब ये है कि भाई जो प्रथम 15 दिन होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। जो गिरफ्तारी का प्रथम 15 दिन होता है उस 15 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट चाहें तो पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को दे दे या चाहें तो न्यायिक अभिरक्षा में। यानी कि पुलिस अभिरक्षा से न्यायिक अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में कन्वर्ट हो सकता है मामला। यानी कि आपका अभिरक्षा कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन सतर्क रहना है। कितने दिनों के अंदर? गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन के अंदर। एक उदाहरण देख लिया जाए इस पर। 2 दिन के लिए पुलिस को रिमांड पर दिया, अब माने मजिस्ट्रेट ने, फिर 4 दिन के लिए नैनी जेल भेज दिया, फिर 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड, फिर 4 दिन के लिए जेल। अब ये जो गिनती हो रही है, जैसे ही कितना दिन हो जाएगा? 15। अब पुलिस को हैंडओवर नहीं किया जाएगा, आपका केवल और केवल प्रथम 15 दिन के बाद भेजना है तो जेल भेजा जाएगा, लेकिन अब पुलिस को नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पुलिस रिमांड पर कब तक अभियुक्त को दिया जा सकता है? तो बस एक लाइन याद रखिएगा, गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन के अंदर। अब ये समस्या देखिए गंभीर, यही बिहार जे भी इस बार बनाया था। आखिर न्यायिक मजिस्ट्रेट 15 दिन के लिए भेजा, फिर कितना दिन के लिए बढ़ाया? एक बार में 15 दिन। यानी कि एक बार में अभिरक्षा कितने दिन के लिए अधिकतम बढ़ाई जा सकते हैं? 15। आखिर अब ये समस्या है कि 15 दिन कितना तक जाएगा? ये भी एक दिक्कत आ गई। तो 15 दिन कितना दिन तक जाएगा? इसके लिए एक नियम सीआरपीसी 167 बताती है और वह नियम आपका देखना है 60 दिन का और दूसरा कौन? 90 दिन। यही क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, पूछा भी गया था बिहार जे में, और ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। इसको दिमाग स्थिर करके समझना है। यदि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जिसमें उसे सजा 10 वर्ष से कम मिल सकती है, 8 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन 10 साल से क्या कम, तो अगर पुलिस ने अन्वेषण 60 दिनों के अंदर पूरा नहीं किया, यानी कि इसका मतलब कि पुलिस को चाहिए कि ऐसे अपराधों में
जिसमें सजा 10 साल से कम है, ये पूछा गया था बिहार में, आपका कितने दिनों में अन्वेषण पूरा कर ले, तो बिहार जो ऑप्शन दिया था 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन और 90 दिन। तो कितने दिनों में पुलिस विवेचना पूरी कर ले? 60 दिन। लेकिन किन अपराधों में जिसमें कि दंड कितना है? 10 साल से कम। अगर पुलिस आपका इतने दिनों में अन्वेषण पूरा नहीं करती तो अभियुक्त को एक अधिकार मिलेगा, और वह अधिकार ये है कि वह अधिकार के रूप में जमानत की मांग कर सकता है। यानी किसी को एक लाइन में कहते हैं डिफॉल्ट बेल, व्यतिक्रम के कारण या चूक के कारण जमानत। दूसरा नियम देखिए, अगर अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जिसमें दंड 10 वर्ष या 10 वर्ष से ऊपर, तो ऐसे नहीं, दूसरे एंगल से इसको पढ़ा जाता है। यदि किसी अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जिसमें सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की हो, तो पुलिस को चाहिए कि कितने दिनों में विवेचना पूरा कर ले अन्वेषण? 90 दिन। अगर 90 दिन में पुलिस 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट नहीं भेजती तो ऐसी दशा में अभियुक्त जमानत का क्या होगा? हकदार। तो अब 90 दिन का नियम कब लागू होगा? अगला क्वेश्चन बिहार एपीओ पूछ सकता है, क्योंकि 60 वाला तो जे में आ ही चुका है, तो जिसमें कि 10 या 10 से क्या हो? अधिक। लेकिन लीगल भाषा में समझिएगा, जैसे मैं बताया, जिसमें दंड मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक। बेरेक्ट थोड़ा घुमावदार लिखा है, बेरेक्ट छोड़ दीजिएगा, ना समझ में है तो ये सीधे समझिए, क्योंकि बेरेक्ट उलझ जाएंगे आप। उसको पढ़ते समय लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं लिखा है, क्या लिखा है? इनडायरेक्ट। लेकिन हम क्या बता रहे हैं? डायरेक्ट। इसके बाद आइए, अब समस्या एक और आ गई। मान लीजिए कि 60 या 90 दिन जो भी स्थिति हो, पुलिस ने अन्वेषण पूरा करके और मजिस्ट्रेट को 173(2) की रिपोर्ट भेज दी, माने पुलिस रिपोर्ट भेज दी, तब तो फिर आपका 15-15 दिन बढ़ रहा है और 90 और 60 दिन से क्या हो जा रहा है? अधिक। अब क्या होगा? आखिर कब तक वह जेल में रहेगा? इसके लिए आपका माने 90 दिन से अधिक अब जेल में व्यतीत कर रहा है, लेकिन एक बार में कितने दिन के लिए भेजा जाता है? 15। तो अब समस्या ये गंभीर उत्पन्न हो गई कि आपका आखिर कितने दिन तक वह जेल में रखा जाए। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। सीआरपीसी में एक केस आया, आपका जो केस आया, कह सकते हैं कि आपका बिहार का केस आया, और बिहार में ये देखा गया कि अभियुक्त छोटा अपराध किया है और जितनी सजा उसे मिल सकती है उससे कई साल तक, यानी कि 2 साल की सजा मिल सकती थी, और बिना जमानत के 4 साल से जेल में ही सड़ रहा है। आखिर उसे न्यायालय सजा भी देता तो कितने साल का देता? 2, और 4 साल से वह क्या हो रहा है? जेल में सड़ रहा है। अतः सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट जब सक्रिय हुआ तो एक धारा और सीआरपीसी में ऐड की गई, और वह भी सतर्क रहना। कौन सी धारा? 436 क या 436A, यानी कि 167 से लगाकर कौन सी धारा को रिलेट करके पढ़ेंगे? 436A। अब आइए, एक कोई अपराध करा दीजिए भाई, तब शुरू किया जाए। मान लीजिए घर में चोरी किया तो दंड, एक सेकंड भाई, मार्कर नहीं चल रहा। घर में चोरी के लिए आईपीसी की धारा 300 आपका 80 में प्रावधान है, और घर में चोरी के लिए अधिकतम सजा कितनी मिल सकती है? 7 साल। अब इसी उदाहरण पर ऐड कर दिया जाए। अभियुक्त किसी के घर में चोरी किया, जमानतदार मिल नहीं रहे हैं, तो ऐसी दशा में जेल में सड़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसी दशा में 436 क बताती है कि जब वह इस दंड का कितना आधा अगर बिना जमानत के जेल में रह चुका है तो सामान्यतः अब उसे जमानत दे दी जाएगी।
कितना रह चुका है? आधा। माने कि आधा मतलब कि 3.5 साल तक बिना जमानत के कहाँ सड़ता रहा? जेल में। लेकिन किसी भी हाल में जो अधिकतम सजा है, तो अधिकतम सजा कितनी दी जा सकती है? 7 साल। तो इससे अधिक वह जेल में नहीं रखा जाएगा। यानी कि क्योंकि अगर न्यायालय चोरी के लिए सजा भी देता तो अधिकतम कितना दे सकता था? 7 साल। और 7 साल तो वह बिना जमानत के कहाँ रह चुका है? जेल में। तो अब हर हाल में उसे छोड़ दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब समस्या ये आई कि मान लीजिए अभी तो मुकदमा चल रहा है और उसे जमानत मिली, और मुकदमा जब चल रहा है तो घर में चोरी के लिए उसे सजा दी गई, और सजा अधिकतम कितना दी जा सकती है? 7 साल। और न्यायाधीश ने पूरी सजा दे दी, यानी कि कितना दे दिया? 7 साल। अब तुरंत एक नियम और दिमाग में बैठाना है। चूंकि वह पहले ही उसी मामले में बिना जमानत के कितना दिन तक रह चुका है? 7 साल। और न्यायालय जब सजा बाद में देता है विचारण के बाद, तो 7 साल की सजा दिया, तो ऐसी दशा में तुरंत आपका दिमाग लगना चाहिए कि क्या वह फिर 7 साल जेल में रहेगा? नहीं। मुजराई होगी, कटौती होगी, सेटअप होगा, और यूपीएपीओ और यूपीजे पूछा गया है, बिहार में भी चांस रहेगा। तो एक धारा और ऐड कर लेंगे, 428। देखिए 2 धारा पढ़ लीजिएगा इसके साथ। 436 ए के साथ फिर कौन सी धारा जोड़ेंगे? 428। मुजराई कहाँ दी गई है? कटौती कहाँ दी गई है? 428। जितने दिन वह जेल में निर्णय के पहले रहा है, उतना दिन दंड से माइनस किया जाएगा। यानी कि उतना दिन क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। तो बताइए, बिना सजा पाए, जमानत भी नहीं पाया, तो कितना दिन हमने रखवाया था? 7 साल। सजा कितनी बाद में दिलवाई? 7 साल। तो 428 कहती है कि जो सजा दी गई है उसमें से जितना वह बिना जमानत के जेल में रह चुका है उतना घटाया जाएगा। तो 7 साल में से 7 साल घटा दीजिए, तो अब एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा। दूसरा इसी पर उदाहरण देखिए। 3-4 धाराएं कंपटीशन की समाप्त हो गई, बहुत महत्वपूर्ण है ये धाराएं। 436 है, और दूसरा कौन? ये लगातार पूछी जा रही धाराएं, टेक्निकल क्वेश्चन। मान लीजिए वह कह सकते हैं कि 10 दिन जेल में रहा, जमानत पा लिया, और सजा दी गई 20 दिन। तो अब क्या 20 दिन भुगतेगा सजा की 10 दिन? क्योंकि 20 दिन सजा दी गई, तो उसी मामले में तो बिना जमानत के कितना दिन रहा है? 10 दिन। तो 10 दिन क्या कर दिया जाएगा? माइनस। आगे बढ़िए भाई 167 में, अभी आगे बढ़ा जाए। अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल पाए तो अभियुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है। लेकिन कब? जब न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल पाए। याद रखिएगा। दूसरा प्रावधान ये आपको दिमाग में बैठाना है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, वह कितने दिनों के लिए अभियुक्त को कह सकते हैं कि अभिरक्षा में भेज सकता है? तो अधिकतम 7 दिन। ये रट कर जाइएगा। कितने? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट पूछे तो कितना दिन एक बार में, और कार्यपालक पूछे तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को 7 दिन बाद कोई पावर नहीं है, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट को 15 दिन बाद भी पावर है कि वह 15-15 दिन पर क्या करते रहे? अभियुक्त को कस्टडी में भेजता रहे। लेकिन आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितना अधिकतम भेज सकता है? 7 दिन। ये खूब पूछा जाता है, ये गलत ना हो। इसके बाद एक पॉइंट और, भाई ज़्यादा तो बताना संभव नहीं है, एक पॉइंट और जो पूछा जाता है, न्यायिक अभिरक्षा और पुलिस अभिरक्षा। पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को तभी दिया जाएगा जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष सशरीर हाजिर हो। यानी कि पुलिस कस्टडी के लिए यह आवश्यक है
कि अभियुक्त सशरीर कहाँ पेश हुआ हो, कोर्ट में। तो कोरोना काल में आपका सशरीर पेश करने में दिक्कत आ रही थी, तो मजिस्ट्रेट साहब ही थाने पर पहुंच जाते थे, वहीं कोर्ट लगाते थे, और जितने अभियुक्त क्या रहते थे थाने में, या तो वहां से जेल भेजते थे या पुलिस रिमांड पर देते थे अपराधियों को। यानी कि कचहरी कहाँ पहुंच जाती थी, थाने में। ये हुआ था, क्योंकि भाई जब तक कि मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त हाजिर न हो, किस रिमांड या किस अभिरक्षा में अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता पुलिस। लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में ऐसा नहीं है। अगर ऑडियो वीडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त हाजिर हो गया है, तो उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जेल में अभियुक्त हैं, आपका पर्दा लगा है न्यायालय में, वहाँ अभियुक्त खड़ा है, यहाँ मजिस्ट्रेट साहब दिखाई देता रहता है, और यहीं से साइन कर दिए कि हाँ 15 दिन तुम्हारी न्यायिक अभिरक्षा क्या हुई, बढ़ गई, तो जेल में ही रहो, यहाँ आने की आवश्यकता। लेकिन याद रखिए, सतर्क होकर, किस अभिरक्षा के लिए शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, पुलिस की न्यायिक। पुलिस किसके लिए आवश्यक नहीं है, न्यायिक। कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आपका ऑडियो वीडियो दोनों किस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है, पुलिस की न्यायिक। आपका ये सतर्क रहना है। एक पॉइंट और पूछा जाता है अन्वेषण रोकने का, कि क्या मजिस्ट्रेट अन्वेषण रोक सकता है। तो आपका 167 का क्लाज 5 बहुत अंदर जाकर पूछे तब, अगर समन मामला है और पुलिस 6 माह में अन्वेषण पूरा नहीं की है, अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट चाहें तो आपका क्या कर सकता है, विवेचना को रोक सकता है, पुलिस को कह सकता है कि अब इन्वेस्टिगेशन न करिए। तो बस एक लाइन याद रखिए, कैसा मामला हो, समन, अभियुक्त गिरफ्तार हुआ कि बाहर है, गिरफ्तार हुआ, अन्वेषण कितने दिनों में पूरा न हुआ हो, 6 माह में, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, आपका अन्वेषण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बस इतना याद रखिए, इतने में आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए, जो बिहार आयोग अब तक हर एक आयोग ने इतिहास रहा है। इसके बाद आपका अगली धाराएं अब कम पूछी जाती हैं, शॉर्टकट में देखी जाती हैं। देखिए 168 छोड़ दीजिएगा, नहीं पूछी जाती। 169 तो आपका पहले कंसेप्ट बनाइए, तब 169 चला जाए भाई। एक कंसेप्ट पहले बनाइए, देखिए ध्यान से। देखिए आपका पुलिस ने अन्वेषण किया, यानी कि विवेचना की, तफ्तीश की, खोज किया, क्या किया, अन्वेषण किया। पुलिस अन्वेषण करने के बाद 173(2) अभी बताया जाएगा के तहत पुलिस रिपोर्ट भेजती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पुलिस रिपोर्ट की धारा के तहत भेजी जाती है, तो 173 के क्लाज किसके तहत, 2। पुलिस रिपोर्ट, ये भी यूपी में पूछा गया कि पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की, 2। अब 2 प्रकार हम भी बना लें। पुलिस रिपोर्ट आपका 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार मारिएगा, 3 न मार दीजिएगा, ये पूछा गया है। देखिए भाई, पहला हो सकता है पुलिस ये लिख कर भेजे कि साक्ष्य अपर्याप्त, यानी कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य ज्यादा मिला नहीं, और या तो ये लिख कर भेज सकती है कि साक्ष्य क्या मिला है, सफिशिएंट। फिर एक बार याद रखिए, या तो पुलिस ये लिख कर भेज सकती है कि साक्ष्य अपर्याप्त मिला है, या ये लिख कर भेज सकती है कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य पर्याप्त मिला है। इसी में घोटाला होता है, और इसी में पुलिस वाले पैसा भी खूब कमाते हैं। यानी कि अगर मर्डर का मामला है, 5 लोगों का नाम है, 1 लोगों का नाम हटाना है, तो 4 लोगों के खिलाफ लिखकर पुलिस भेज दे कि साक्ष्य पर्याप्त, और 1 लोगों के खिलाफ लिखकर भेज दे
कि इनके खिलाफ साक्ष्य पर्याप्त नहीं मिला। ये भी बहुत होता है, जाकर आप देखिए, अगर साक्ष्य अपर्याप्त लिख कर भेजती है पुलिस, तो ये भी पुलिस रिपोर्ट है, इसका एक विशेष नाम है एफआर। एफआर का मतलब फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट मतलब कि अंतिम रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट का मतलब क्लोजर रिपोर्ट, यानी कि मामले को डंप करने की रिपोर्ट, मामले को बंद करने की रिपोर्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, साक्ष्य का क्या, अपर्याप्त होना। अगर पुलिस ये लिख कर भेजती है रिपोर्ट में कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो उसको एक विधिक नाम दिया जाता है चालान शीट या चार्जशीट या आरोप पत्र, इंग्लिश में चार्जशीट। तो अब क्वेश्चन आपका राजस्थान ने बनाया, चाहे आपका साक्ष्य अपर्याप्त यानी कि फाइनल रिपोर्ट भेजे पुलिस या चालानी शीट यानी कि आरोप पत्र भेजे, ये दोनों रिपोर्टें की धारा के तहत भेजी जाती हैं 173 के किसमें 2, और ये दोनों क्या मानी गई हैं, पुलिस रिपोर्ट। ये पुलिस रिपोर्ट के प्रकार बताए जा रहे हैं। तो पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की, 2, रटते रहिए। अब ये है कि अगर पुलिस ने ये लिखकर भेजा कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो पुलिस क्या करेगी, ये 169 में बताया जाएगा। पुलिस लिखकर भेजे कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी, 170 में बताया जाएगा। और मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ये तो आगे हम बताएंगे अभी। फिर एक बार समझिए, ये जो रिपोर्टें हैं 173(2) के तहत भेजी जाती हैं, तो चालान शीट की धारा के तहत 173(2), कम से कम ये एफआर की धारा के तहत भेजी जाती हैं 173(2). ये दोनों पुलिस रिपोर्ट हैं, पुलिस रिपोर्ट के प्रकार हैं, और पुलिस रिपोर्ट में दोनों क्या हैं, समाहित, अलग ना कर दीजिएगा। अब ये आया कि अगर पुलिस ये देखती है कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो पुलिस क्या करेगी, तो 169 का प्रयोग करेगी। अगर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, तो बांड भरवा कर थाने से छोड़ देगी और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगी कि साक्ष्य इनके खिलाफ पर्याप्त नहीं मिला। अगर पुलिस जमानत पर है तो गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही भेज दे। और अगर अभियुक्त गिरफ्तार ही नहीं हुआ तब भी भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थाने में है तो पुलिस उसे बांड भरवा कर क्या करेगी, छोड़ देगी, और रिपोर्ट किसको भेजेगी, मजिस्ट्रेट। लेकिन अगर पुलिस ने ये पाया कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो 3-4 नियम याद रखना है। अगर पुलिस ने ये पाया कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो पुलिस की धारा का प्रयोग प्रक्रिया का पालन करेगी 170। अब यहाँ शॉर्टकट में समझना है। अगर अभियुक्त जमानत पर हैं तो गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चार्जशीट या चालानी शीट मजिस्ट्रेट को भेज दे। अगर अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और थाने पर है, तो अभियुक्त को भी भेजे और किसको भेजे, चार्जशीट को भेज दे। और अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है तो गिरफ्तारी से कोई मतलब नहीं है, उसके खिलाफ चार्जशीट 173(2) में क्या करे, पुलिस भेज दे। मैंने गिरफ्तारी से मतलब नहीं कि गिरफ्तार हो तभी भेजा जाएगा। तो ये की यानी कि साक्ष्य अपर्याप्त होने पर प्रक्रिया किस धारा में, सेक्शन याद करना 169, साक्ष्य पर्याप्त होने पर 170। ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है भाई, ज़्यादा अंदर तक। इसके बाद 171 पढ़ना नहीं है, 172 पूछी जाती हैं अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी। इसको पूछा जाता है केस डायरी, आसान भाषा में भी लिख सकते हैं बेयरट पर। केस डायरी यानी कि सीडी या रोजनामचा खास, उर्दू में कहते हैं रोजनामचा खास। भाई केस डायरी इसको कहते हैं, पूछ सकता है, एक लाइन बस पूछा जाता है। केस डायरी के बारे में ये पूछा जाता है कि एविडेंस में उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। अब यही आपका क्वेश्चन, सतर्क रहना है
और यहीं आपका एविडेंस में भी जाएगा मामला और सीआरपीसी में भी, दोनों जगह से पढ़ना है। अभी फिर एक बार हम बताएंगे एविडेंस में, लेकिन आपका पहले केस डायरी लिख लिया ना। इसको उर्दू में कहते हैं रोजनामचा खास, आम नहीं, आम जीडी को कहते हैं। देखिए आपका होता क्या है, प्रत्येक जब पुलिस अन्वेषण शुरू करती है तो प्रत्येक अन्वेषण की बातों को लिखने के लिए एक डायरी होती है। माने हर एक अपराध के अन्वेषण की डायरी क्या होगी, अलग अलग, एक ही में नहीं। याद रखिए, किस समय अपराध की सूचना मिली, किसने सूचना दी, इसके बाद आपका कह सकते हैं कि एफआईआर उतारा जाएगा और कहाँ क्या मिला, किसने क्या बयान दिया, पुलिस के समक्ष किसने क्या बयान दिया, और सभी बातें, घटना की परिस्थितियां, माने कि उस घटना के बारे में सभी बातें उस डायरी में लिखी जाएगी। किसमें, केस डायरी में। और जब अंत में आपका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि हमारे, पुलिस निष्कर्ष निकालेगी कि हमारे हिसाब से साक्ष्य पर्याप्त हैं या साक्ष्य अपर्याप्त है, तो निकालेगी निष्कर्ष कि और 161 का जो आपने बयान देखा वह भी बयान कहाँ लिखा जाएगा, सीडी में। अब ये आया कि पुलिस केस डायरी तैयार करती हैं, तो क्या कोई न्यायालय इस डायरी को मंगा सकता है कि नहीं, मंगा सकता है। अब साक्ष्य में प्रयोग क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए, आज भी भारत में लोग पुलिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सरकार जो कहती है पुलिस उसी अनुसार चलती है। नहीं चलेंगे तो सस्पेंड होंगे, नहीं सस्पेंड होंगे तो आपका ऐसे इलाके में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहां भोजन भी न मिले। अब तो हर एक जगह मिल रहा है, यानी कि ये भी एक सज़ा है। या सस्पेंड कर दिया जाए, ज़्यादा बदमाशी करेंगे तो सरकार क्या करेगी, बर्खास्त। यानी कि या तो सरकार की बातों को मानिए और उनके कार्यकर्ताओं का काम करिए, नहीं तो सस्पेंड हो जाइए, ये भी एक नियम है। और कोई सिंघम आता है तो आप देखे होंगे 15-20 दिन से ज़्यादा किसी थाने पर टिकता नहीं, क्योंकि जो पार्टी के चेले चपाटी रहते हैं उनका काम अवैध रुक जाता है तो क्या करा देते हैं, ट्रांसफ़र। तो सिंघम वाला फिल्म नहीं है कि सिंघम बनते हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रांसफ़र हो, बोरिया बिस्तर हमेशा बांध कर क्या करते हैं, रखते हैं कि हम जहाँ भी रहेंगे वहीं अपराधियों का क्या करेंगे, नाक में दम करेंगे। वो अलग बात है भाई, आगे देखा जाए। अब ये आया कि उस सीडी में, अब ये समस्या देखिए, क्वेश्चन वाइज चला जाए, केस डायरी का साक्ष्य में क्या प्रयोग होता है। अब दे देगा सारवांश साक्ष्य है तो सारवांश साक्ष्य नहीं है, दे देगा संपोषक या कार्बोरेटिंग नेचर का है, कार्बोरेटिंग नेचर का नहीं है, एमपी का मॉडल है। दे देगा कि न्यायालय जांच या विचारण में सहायता ले सकता है केस डायरी से, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे, सहायता। जो बेयर एक्ट में शब्द लिखा है, पहली वरीयता उस शब्द को देना है। फिर एक बार समझिए, बहुत पूछा जाता है, तो बताइए कि डायरी का साक्ष्य में प्रयोग क्या होगा, तो केवल और केवल क्या लेने के लिए, सहायता। जब 173(2) की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है तो ऐसी दशा में वो जो केस डायरी या सीडी होती है 172 वाली, वह जिल्द वाइज होती हैं भाई, पृष्ठांकित होती हैं, साइन होता है हर एक पेज पर। तो जो सीडी होती हैं वह सीलबंद करके, यानी कि पैक करके मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। और जब एक बार सीडी मजिस्ट्रेट के पास चली गई तो न तो अभियोजन उसकी मांग कर सकता है न ही अभियुक्त। वो अलग बात है कि क्लर्क को 2-400 दीजिए तो फोटो स्टेट उपलब्ध करा दे, वो अलग बात है। लेकिन सीडी आपका न तो आपकी अब संपत्ति नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी हो गई, न्यायालय की। अब तुरंत एविडेंशियल वैल्यू में आइए, साक्ष्य में प्रयोग किया जाए।
साक्ष्य में प्रयोग किस रूप में? सहायता के रूप में अपना हेल्प ले सकता है न्यायालय। अब ये समस्या आई कि अगर जो सीडी तैयार किया था वह न्यायालय में गवाह के रूप में आए और ये कहे कोर्ट से कि हमने सीडी में क्या लिखी थी, ये बातें मैं भूल गया हूँ, हमें सीडी दिखाया जाए ताकि मैं अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर लूँ, स्मृति क्या कर लूँ, ताज़ा। तो तुरंत 3 धाराएं एविडेंस की याद रखिएगा कि सीडी देखकर स्मृति दरोगा जी ताज़ा करेंगे। कौन सी धारा? 159। दरोगा जी बयान देंगे 160 और अभियुक्त का अधिकार 161। यानी कि जितना भाग, अब देखिए यही आपका सीडी का हकदार हो जाएगा। अभी जितने भाग को आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, यानी कि दरोगा जी जो तैयार किए हैं सीडी केस डायरी का जितना भाग देखे हैं, पढ़े हैं, स्मृति ताज़ा करने के लिए अब उतने भाग को देखने का हक किसको होगा? आपका कह सकते हैं अभियुक्त को। कितना अभियुक्त देख सकता है? जितना कि कौन देखे हैं। लेकिन ऐसे नहीं, फिर याद रखिए, ऐसे वो न्यायालय की प्रॉपर्टी है। तो सीडी का प्रयोग किस रूप में होगा? सहायता के लिए। और एविडेंस की तीनों धाराएं याद रखिए। स्मृति ताज़ा की धारा में 159, स्मृति ताज़ा करने के बाद बयान की धारा में 160, और जो बयान दिया गया है तो ऐसे बयानकर्ता की प्रति परीक्षा होगी, जिरा होगा, और विपक्षी भी सीडी की उतनी बातों को देखने का क्या होगा? हकदार। तो विपक्षी का अधिकार की धारा में 161। तीनों धाराएं बहुत पूछी जाती हैं। 159 तो जो भी कारण हो 90% चांस रहता है एविडेंस की। 172 के बाद 173 देखा जाए। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन यूपीजे ने बनाया 173। देखिए भाई 173 का, अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ 2-3 बातें लिख लीजिएगा, अलग से पूछा जाता है। देखिए भाई आपका बेयरर की भाषा देखिए, जब अन्वेषण समाप्त हो गया तो पुलिस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट को। तो कौन सी धारा में प्रावधान है? अगर सेक्शन पूछे तो कौन सी धारा? 173। कौन सी धारा मार कराएंगे? 173। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे निकले हैं और कैसे आपको लिखना है। देखिए पहला क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ। इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाएगा। यानी कि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि अगर कहीं भी आपका ये शब्द आए कि अनावश्यक विलंब के ये कार्य किया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ त्वरित रूप से किया जाएगा, शीघ्र रूप से किया जाएगा, तेजी से किया जाएगा। इसी को स्पीडी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आपका स्पीडी पर बनता है, तो आपका नोट कर लीजिए अलग से। स्पीडी मतलब त्वरित। अब 3-4 आपका क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद हम अन्वेषण की अवधि बताएंगे, लेकिन पहले तो जो क्वेश्चन बनता है त्वरित, तो त्वरित आपका कह सकते हैं अलग अलग व्यू से है। पहला व्यू हम चल रहे हैं, अनुच्छेद 21 से उठाना है। स्पीडी ट्रायल यानी कि त्वरित विचारण, अन्वेषण नहीं। अभी अन्वेषण ये हो रहा है। 173 में क्या लिखा है? तो हम अन्वेषण अभी नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? विचारण। त्वरित विचारण एक मूल अधिकार है और ये आपका कह सकते हैं कि किस अनुच्छेद में समाहित है। पहला क्वेश्चन तो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में समाहित है त्वरित विचारण, याद रखिए। दूसरा केस पूछा जाता है तो हुसैन आरा खातून या हुस्न आरा खातून, गलत ना हो, नोट्स में है ना ये। हुसैन आरा खातून के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया
कि त्वरित विचारण अभियुक्त का एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि जल्दी से जल्दी उसके मामले में सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, निर्णय। इसी को हम क्या कहेंगे, त्वरित विचारण। दूसरा देखिए, अब ये पूछ सकता है कि सीआरपीसी की किस धारा में त्वरित अन्वेषण या स्पीडी इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा 173 के क्लाज 1 में। किसमें? क्यों आप कहेंगे? क्योंकि स्पष्ट लिखा गया है कि जो भी अन्वेषण होगा अनावश्यक विलंब के बिना किसी देर के क्या किया जाएगा, पूरा। क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, भाई विचारण नहीं, फिर मैं बता दूं, अभी विचारण चलेगा सीआरपीसी में। त्वरित अन्वेषण का प्रावधान कहाँ है? तो फिर याद रखिए 173 के किस क्लाज में, 1 में। फिर आपका क्वेश्चन चेंज कर सकता है कि त्वरित जांच और विचारण, स्पीडी आपका इंक्वायरी और ट्रायल पूछे तो 309 रट कर जाइएगा। त्वरित जांच एवं विचारण, स्पीडी इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो किस धारा में है ये? 173 न मार दीजिएगा, किस धारा में? आपका कह सकते हैं कि 309 में। रटे रहिए, किस में? तो जांच विचारण त्वरित आए या शीघ्र तो किस में? 309। यही अन्वेषण दे तो किस में? 173। और मूल अधिकार दे तो 21, केस दे तो हुसैन आरा खातून। एक और जानना है सिविल मामलों में स्पीडी ट्रायल, तो वो भी हो सकता है पूछ ले। तो भाई जो लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। सीपीसी के आदेश 17 के नियम 1 में सिविल मामलों का स्पीडी ट्रायल का प्रावधान किया गया है। तो सिविल मामला वैसे बिहार में नहीं आएगा, एपीओ में, लेकिन आप चाहें तो कोरिलेट कर सकते हैं। कहाँ से? सीपीसी के आदेश 17 से। अब आइए आगे देखा जाए भाई, आपका अन्वेषण की अवधि अभी हम बताएंगे आपका, लेकिन पहले अन्वेषण, स्पीडी अन्वेषण होगा जल्दी से जल्दी। अभी एक लिस्ट बनाएंगे, उसको भी लिखवाया जाएगा। अब देखिए 173 1A, 173 1A 2008 में जोड़ी गई। यहाँ से यूपीजे इस बार क्वेश्चन बनाया था 2018 में। 173 1A पर थोड़ा लिख लीजिए अच्छे से, और जिनका पुराना बेयर एक्ट है उसमें संशोधन भी कर लेंगे। हाँ देखिए आपका 173 1A ये कब जोड़ी गई? पहला क्वेश्चन, नया भी क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है, समय पूछा था लेकिन नया भी तो क्वेश्चन बनाना है। कब जोड़ी गई 173A? 2008, लिख लेना उसी पर। कब संशोधित हुई? तो 2013, उसको लिख लीजिएगा। 2008 में ये जोड़ी गई, 2013 में संशोधन किया गया। नहीं 18 है कि 13, देखिए तो, एक सेकंड भाई। प्रतिस्थापित कब किया गया? नया बेरेक देखिए, नहीं देखिए बेरेक में देखना। हाँ 13 में भी और 18 में भी हुआ, लिख लीजिए भाई। आपका 21 अप्रैल ना, वो तो लागू हुआ। लिखिए भाई आपका 2008, 2013, 2018 तीनों लिख लीजिए, संशोधन हुए हैं। अब लास्ट वाला हमें देखना है, सतर्क होकर भाई। अगर किसी बालिका के साथ बलात्संग हुआ है तो उसका अन्वेषण 2 मास के अंदर पूरा किया जाएगा। बस यही लाइन याद रखें। कितने मास? भाई अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर पुराना बेयर एक्ट हो 3 मास था, अब 2 मास हो गया है। पुराना बेयर एक्ट हो तो सुधार कर लीजिए नोट्स में, अगर 3 मास हो तो उसको भी सुधार करना है। कितना लिखना है? अगर किसी बालिका के साथ दुराचार का मामला हो
बलात्संग का मामला हो तो पुलिस या सीबीआई के लिए यह आवश्यक है कि वह 2 मास के अंदर विवेचना या तफ्तीश या अन्वेषण पूरा करे, अर्थात 2 मास के अंदर 173(2) की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को क्या करे, भेज दे। ये जैसे कि हाथरस कांड है, सीबीआई ने अन्वेषण अपने हाथ में लिया तो 2 मास के अंदर 173(2) की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सीबीआई ने भेजी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अब समस्या है कि 2 मास के अंदर पूरा करना बाध्यकारी है, इसमें विवेकाधिकार नहीं है, याद रखिए बाध्यकारी। अब एक क्वेश्चन और देखा जाए, अन्वेषण की अवधि क्या होती है। आपका नया क्वेश्चन, थोड़ा नया मॉडल बना लीजिए। अन्वेषण कितने दिनों में पूरा किया जाना चाहिए, तो एक अलग से आप चाहें तो पूरा लिस्ट ही हम बता देते हैं। पहला नियम यह है कि अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाए, यानी कि अनावश्यक विलंब का मतलब ये हुआ कि घटना स्थल पर ही पूरा कर ले, पुलिस क्यों समय लगाए, घटना स्थल पर जाए और उसी दिन अन्वेषण क्या कर ले, पूरा। तो कहाँ पूरा कर ले, घटना स्थल पर। घटना स्थल पर नहीं हो पाता तो कितने घंटे में पूरा करे, 24 घंटे। अगर अभियुक्त गिरफ्तार हैं और 24 घंटे में पूरा नहीं होता, तब आपका कौन सी धारा बताई गई थी, 167। अभियुक्त को भेजे कहाँ, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। अब अगला नियम देखिए, इसी में 173(1)(a) जोड़कर पढ़ना है। अगर बालिका के साथ दुराचार का मामला है तो हर हाल में पूरा ही करना होगा, कितने मास के अंदर, 2 मास के अंदर बालिका के साथ। अन्य मामलों में आइए, 24 घंटा में भी अन्वेषण पूरा नहीं हुआ तो 10 साल से कम के सजा के मामलों में 60 दिन, और 10 या 10 से ऊपर सजा है तो कितना दिन। और इसमें भी अन्वेषण पूरा नहीं होता तो करती रहे पुलिस अन्वेषण, कौन रोका है, जिंदगी भर अन्वेषण ही करती रहे, उधर अभियुक्त मर गया, फरार हो गया, और इधर अन्वेषण चल रहा है। देखिए, इस कमी को दूर करने के लिए कम से कम एक अधिकतम समय हमारे हिसाब से कानून में लगा ही देना चाहिए, चाहे 1 साल लगाइए, 2 साल लगाइए। जैसे कि बालिकाओं के संबंधित अपराधों में 2 माह में हर हाल में क्या होगा, पूरा करना ही होगा। तो कम से कम संसद कानून में संशोधन करके, और ये जो अनावश्यक विलंब लिखा गया है किया जाएगा, समय रख दे, 1 साल, 2 साल, 6 माह, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन वही है कि समय नहीं है, इसका मिसयूज भी सीबीआई पुलिस करती हैं। कई मामले हैं जो 10 साल से इन्वेस्टिगेशन ही हो रहा है। सबसे अच्छा उदाहरण सुशांत सिंह का है कि सुशांत सिंह के मामले में इतना सीबीआई तेजी लाई और आज तक अन्वेषण पूरा ही नहीं की, आज तक नहीं पूरा हो पाया। अगर समय कानून में रहता तो क्या होता, आज अन्वेषण भाई समय रहता तो उस समय के अंदर बाध्य होती पुलिस या सीबीआई। अब आइए, इसके बाद आपका पुलिस का रिपोर्ट भेजवाइए 173(2), इसको भी कोरिलेट करके पढ़ा दिया गया। पुलिस रिपोर्ट कहाँ परिभाषित है, 2R में। पुलिस रिपोर्ट की धारा के तहत भेजी जाती हैं, 173 के किस क्लाज के तहत, 2 के। बस पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार के अभी बताई गई, 2 प्रकार, कौन कौन, चार्जशीट या आपका फाइनल रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट की धारा में भेजती हैं, चाहे चालान शीट भेजे, राजस्थान चालान शीट लिखा था भाई, चाहे चालान शीट भेजे या क्लोजर रिपोर्ट भेजे, की धारा में 173(2). इसके बाद इधर आपका 173(8) पढ़ना है, बीच में छोड़ सकते हैं। अतिरिक्त अन्वेषण की रिपोर्ट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट। तो अतिरिक्त अन्वेषण की रिपोर्ट किसमें भेजी जाती है, 173(8). अभी काफ़ी विवाद आपका अर्नब गोस्वामी के मामले में आपका हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट में, और काफ़ी विवाद हुआ था, उतना तो भाई लंबा चलाना मुश्किल नहीं है,
विवाद, क्योंकि समय कम है। लेकिन 173(8) में अतिरिक्त पुलिस रिपोर्ट का प्रावधान है, बस एक लाइन जानना है। इसके बाद 174 याद रखना है, आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। 174 और 176 मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती हैं। तो एक कम से कम धारा याद रखिए। आपका ये धारा पूछा गया था कि मृत्यु के कारणों की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की धारा में 176 और आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना। तो हेडिंग भले जांच करना लिखा हो, लेकिन यहाँ भी जांच मजिस्ट्रेट करते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। पुलिस रिपोर्ट भेजती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कि ऐसा कांड हो गया है। तो बैरक ठीक है, आपका जांच लिखा है, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो पुलिस जांच नहीं करती, हमेशा क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन। तो हेडिंग लिख दिया गया, उससे मतलब नहीं है। इसके बाद आइए अगला चैप्टर भाई, प्री के लिए अगले चैप्टर से देखा जाए, इतना ही पढ़िएगा। अध्याय 13 जांच और विचारणों में दंड न्यायालय की अधिकारता। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन प्री में बनता है और 5-6 धारा बताई जाएगी। वही धारा अच्छे से पढ़िएगा, सब धाराएं न पढ़िएगा। चाहते हैं तो सब धारा पढ़िए, लेकिन 6-7 धाराएं इधर महत्वपूर्ण है। कहाँ किस राज्य में कौन सा क्वेश्चन बना है, ये भी हमें देखना है। देखिए, जांच और विचारण का स्थान जब भी 177 से लेकर और आपका 189 तक है, यानी कि 177 से लेकर कहाँ तक दिया गया है, 189। थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए भाई पढ़ाने का। 177 से लेकर 189 तक हैं। आप जब भी कोरिलेट करके पढ़ना चाहते हैं तो सीपीसी की धारा 15 से लेकर 25 तक पढ़ सकते हैं कि कोई मुकदमा किस स्थान के न्यायालय में सिविल वाद दायर किया जाएगा। तो सीपीसी में भी सेम प्रावधान है, लेकिन सिविल मामलों के लिए, और क्रिमिनल सीआरपीसी में भी प्रावधान है, लेकिन किसके लिए, आपराधिक। तो बताइए सीपीसी में ऐसा माने ऐसा प्रावधान कहाँ है, धारा 15 से लेकर 25, और क्रिमिनल मामलों में ऐसा प्रावधान आपका धारा 177 से लेकर 189। अच्छे से तैयार रखना है। देखिए आगे आपका अर्थात किस स्थान के न्यायालय द्वारा किसी मामले की इंक्वायरी और ट्रायल किया जाएगा, जांच या विचारण किया जाएगा, उन स्थानों का वर्णन 177 से लेकर 189 तक में किया गया है। 177 में सामान्य नियम दिया गया है और 178 से अपवाद शुरू होगा। अपवाद का मतलब ये हुआ कि अपराध एक जगह करेगा और दूसरी जगह का न्यायालय भी उस अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चल सकता है दूसरी जगह के न्यायालय में। यानी कि इलाहाबाद में अपराध किया तो कुछ दशाओं में बनारस में भी उसके खिलाफ क्या चल सकता है, मुकदमा। ये आपका अपवाद कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, तो 178 से लेकर 189। अब आइए 177। देखिए बैरक क्या कहता है, सामान्य नियम है, और एक लाइन बस याद रखना है। देखिए जांच और विचारण, अब देखिए भूमिका बंध गई तो बैरक 2-2 लाइन का है, इधर बैरक में समय नहीं लगता। अब बैरक में थोड़ा कम समय लगेगा भाई। ये चैप्टर जो पुलिस वाला था ये सबसे खतरनाक था, लेकिन अब समय कम लगेगा। देखिए 177 जांच या और विचारण का मामूली स्थान। मैं मामूली बता दूं, मामूली मतलब कि सामान्य नियम है, इसके एक्सेप्शन है। तो जांच और विचारण का मामूली स्थान किस धारा में, 177। बस एक लाइन याद रखना है कि किसी अपराध की जांच और विचारण किस स्थान के न्यायालय द्वारा किया जाएगा, तो जहां
अपराध हुआ है, यानी कि प्रयागराज में अपराध घटित हुआ है तो किस न्यायालय को अधिकारता होगी? प्रयागराज। बनारस में अपराध हुआ है तो बनारस। दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली का न्यायालय। माने जहाँ अपराध घटित हुआ है वह न्यायालय अभियुक्त के खिलाफ क्या करे? जांच और विचार। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है आपका। अब एक्सेप्शन चलेगा। एक्सेप्शन का मतलब कि अपराध एक जगह होगा और दूसरे न्यायालय को भी क्या होगी? अधिकारता। देखिए अब 178 जांच या विचारण का स्थान। अपवाद शुरू हो गया। जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया। अब बताइए, बनारस में अपराध किया गया है कि प्रयागराज में कि लखनऊ में? ये निश्चित नहीं है। तो बताइए कौन न्यायालयों को, किन न्यायालयों को अधिकारता होगी? बनारस के कि प्रयागराज की लखनऊ के? उपर्युक्त सभी। तो क्या तीनों न्यायालय एक साथ मुकदमा शुरू कर देंगे? नहीं। कितने न्यायालय? एक। अब तीनों शुरू कर दे, दो शुरू कर दे तो आगे उपाय है, बताया जाएगा, अभी न जानिए। यानी कि इन तीनों न्यायालयों में से कोई भी न्यायालय जांच और विचारण कर सकता है, लेकिन ये कब? जब कहाँ अपराध हुआ है ये निश्चित नहीं है। दूसरा देखिए, जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे क्षेत्र में किया गया है तो अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र और अंशतः दूसरे स्थानीय क्षेत्र। यानी कि धमकी दी गई प्रयागराज में, अब पैसा वसूला गया बनारस में, तो अपराध का कुछ हिस्सा प्रयागराज और पैसा कहाँ वसूल लिया? धमकी देकर बनारस में, तो कुछ हिस्सा कहाँ? बनारस। तो किन न्यायालयों को अधिकारता होगी? प्रयागराज की, बनारस की? दोनों। लेकिन मुकदमा दोनों जगह चलेगा कि एक जगह? अब कहाँ दोनों अगर जगह चलने लगा तो क्या होगा? इसको आगे हम बताएंगे, अभी नहीं, धारावाहिक। अगला देखिए, जहां अपराध चालू रहने वाला है, तो जहां जहां चालू रहता है सभी न्यायालय। इसके बाद जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बना है तो षड्यंत्र ही देख लिया जाए। बॉम्बे में एक षड्यंत्रकारी है, एक दिल्ली में है, एक दौलताबाद में है, और तीनों आपस में फोन से साजिश रच रहे हैं, तो कई जगह से षड्यंत्र रचा गया तो तीनों जगह हो सकता है मुकदमा। 178 देखिए, 179 देखिए, अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला। मान लीजिए ए ने बी को प्रयागराज में गोली मारी और बी लखनऊ भर्ती हुआ और लखनऊ में बी की मृत्यु हो जाती है, तो ए के खिलाफ मुकदमा कहाँ चल सकता है? प्रयागराज की, लखनऊ की? दोनों जगह में से किसी भी जगह। दोनों, क्योंकि जहाँ कार्य हुआ तो कार्य अपराध कहाँ हुआ? प्रयागराज। और जहाँ परिणाम निकला, परिणाम निकला मतलब कि जिसको मारा गया तो क्या हुआ? मर गया। तो कहाँ मरा? लखनऊ में। तो दोनों न्यायालयों को जांच और विचारण की क्या होगी? अधिकारता। अगला देखिए आपका 180 छोड़ सकते हैं, 181 छोड़ सकते हैं। अब आपका 182 पूछा जाता है। यानी कि इधर की धाराएं भले आपका 177, 78 पढ़िए, 179, एक दो धारा, 182 ज्यादा पूछा जाता है, सतर्क रहना है। पत्रों आदि द्वारा किया गया अपराध बहुत पूछा गया भाई, ये धारा गलत न हो। लेटर द्वारा अपराध, पत्रों आदि द्वारा किया गया अपराध, या जो आजकल आपका माने इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, संसूचना, कम्युनिकेशन के साधन है, तो आइए पत्र द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अपराध कराया जाए। और सबसे पहला उदाहरण बाबा का देखा जाए। कौन सा बाबा है जो आपका कहते हैं कि जाओ 2 भभूत फेंक दो तो तुम्हारा कल्याण होगा? कौन बाबा है भाई जो प्रवचन देते हैं? नहीं, हाँ, निर्मल बाबा, निर्मले बाबा है ना।
हाँ, निर्मल बाबा के एक भक्त गया। बाबा ने कहा कि 1,01,01 चढ़ावा करो, हम उपाय बताते हैं, क्या समस्या है। तो बाबा ने कहा कि जाकर और आपका ये करना कि पूरब खड़ा होकर और 2 सिक्का गिरा देना हाथ से, तो तुम्हारा समस्या क्या हो जाएगी, दूर। अब ये बातें टीवी पर बाबा बता रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, तो ये किसके द्वारा अपराध किया गया, फर्जीवाड़ा आपका बाबा द्वारा लोगों को भरमाया गया, कपट किया गया, पैसा ले लिया गया। तो बताइए इस अपराध के खिलाफ, बाबा के खिलाफ कहाँ कहाँ मुकदमा किया जा सकता है पूरे देश में। यानी कि फिर एक बार जहाँ जहाँ संदेश प्रसारित हुआ है, हर एक न्यायालय में मुकदमा हो सकता है, सतर्क रहना है। इसका मतलब आइए अब लीगल भाषा में देखा जाए। पत्रों के माध्यम से बहुत पूछा गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा बेयर एक्ट में। अगर पत्र के माध्यम से अपराध किया जाता है तो जांच विचारण कौन न्यायालय करेगा, तो 2 पॉइंट याद रखिए, सेक्शन याद रखना है कौन सा, 182। और पत्र के मामले में समझिए, अगर प्रयागराज से दिल्ली पत्र भेजा गया और वह पत्र मान लीजिए कि मानहानिकारक बातें लिखी गई थी, तो जहां से पत्र भेजा गया है उस न्यायालय को भी अधिकारिता होगी, और जहां पत्र पहुंचा है उस न्यायालय को भी होगी कि ऐसे अपराध के बारे में क्या कर ले, जांच विचार। तो बस एक लाइन याद रखिए, कौन कौन न्यायालय मुकदमा चल सकता है, किस किस न्यायालय में, जहां से लेटर क्या हुआ, भेजा गया, और जिस न्यायालय की अधिकारिता में लेटर क्या हुआ, प्राप्त। अब आइए थोड़ा मोबाइल से संदेश भेजवाइए, आपका ट्विटर से भेजते हैं, फेसबुक से भेजते हैं, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से मैसेज भेजते हैं इत्यादि। अब क्या क्या बताया जाए, ईमेल से भेजे, फैक्स भेजे आपका इत्यादि। तो अगर आपने ज़्यादातर अपराध सोशल मीडिया पर भी हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं लोग, कुछ नहीं पकड़ में आ रहे हैं, मोबाइलें बंद करके क्या हो जा रहे हैं, दूसरे के आधार कार्ड पर सिम ले रहे हैं और लेकर भाग जा रहे हैं। तो अगर आपका मान लीजिए कोई प्रयागराज का लड़का है और किसी लड़की को जो दिल्ली में है अश्लील SMS करता है या वीडियो भेजता है, तो इसके खिलाफ मुकदमा किस न्यायालय में, किस स्थान के न्यायालय में चलेगा, प्रयागराज की, दिल्ली की, दोनों में से कहीं भी। क्यों? क्योंकि 182 बताते हैं कि जहां से संदेश इलेक्ट्रॉनिक क्या हुए और जहां क्या हुआ, प्राप्त, दोनों न्यायालयों को। 182 के बाद आइए 183 भी खूब पूछा जाता है भाई, यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। आइए यात्रा करा दिया जाए, रेलवे में यात्रा करा दिया जाए, बस में, प्लेन में भी। ये भी बहुत पूछा गया भाई, गलत ना हो, और समस्यात्मक इंटरव्यू में पूछा गया है। देखिए, अगर यात्रा या जल यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति के प्रति अपराध होता है, तो ऐसे मामलों में जहां से यात्रा प्रारंभ की गई उस न्यायालय को अधिकार था, जहां जहां से यात्रा गुजरी उन न्यायालयों को अधिकार था, और जहां यात्रा का क्या हुआ, समापन, उन न्यायालयों को अधिकारता होगी। याद रखें, किनको किनको अधिकारता होगी, जहां से प्रारंभ हुई यात्रा, जहां जहां चली और जहां क्या हुई। इन एक उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति हैं दिल्ली जाने के लिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर बैठता है और आपका दिल्ली जाता है, बीच में कहीं बैग उसका चोरी हो जाता है। तो बताइए ऐसे चोरी के अपराध की जांच और विचारण आपका कौन न्यायालय करेगा, प्रयागराज का न्यायालय कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। और प्रयागराज से दिल्ली के बीच में जितने जिले पड़ेंगे, याद रखिए जितने जिले पड़ेंगे, ये सब जिले वाले न्यायालय कर सकते हैं। और कहाँ यात्रा समाप्त किया है, दिल्ली, तो दिल्ली का भी न्यायालय, लेकिन सब नहीं, कोई एक इसमें से, सबको अधिकारता है। अब एक समस्या और बन जाती है कि मान लीजिए वह अपना यात्रा कानपुर में समाप्त कर दिया,
तब दिल्ली तक ना बढ़ा दीजिएगा। जब कानपुर में समाप्त कर दिया तो वहीं यात्रा का क्या हो गया, एंड। अब प्रयागराज से लेकर कानपुर तक के जो जिले होंगे उन जिलों के न्यायालयों को ये अधिकारता होगी। इसके बाद आ जाए आपका 183 के बाद 184, एक साथ विचारण ये भी नहीं पढ़ना है, 185 भी नहीं पढ़ना है, 186 और 188 89 चैप्टर समाप्त कर दिया जाए, तब भाई छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ठंडी भी बहुत है और भाई दिक्कत भी आ रही है। हाँ, आपका देखिए भाई 188 से 2-4 मिनट में समाप्त हो जाएगा चैप्टर, घबराइए ना भाई। 186 आपका संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चय करना जिसमें जांच या विचारण होगा। इसको शुद्ध रूप से आप सीपीसी की धारा 23 से जोड़कर पढ़ सकते हैं। कौन सी धारा? इसको सीपीसी में भी ऐसा प्रावधान है, हल्का सा अंतर है भाई। कौन सी धारा? आपका 23 सीपीसी में पढ़ सकते हैं। धारा 23 सेम प्रावधान है लेकिन सिविल मामलों के लिए, क्रिमिनल नहीं। देखिए आपका भाई क्या लिखा है, अब 2 या 2 से अधिक न्यायालय बना दिया जाए। देखिए या कुछ तो भाई उदाहरण एक बना लिया जाए तब सही रहेगा। देखिए मान लीजिए एक उदाहरण देखिए तब सही रहेगा। ए ने बी को गोली मारी और वह जो गोली मारी गई वह प्रयागराज में मारी गई और बी आपका मैंने अस्पताल में भर्ती हुआ तो यहाँ से लखनऊ रेफर कर दिया गया और लखनऊ चला गया और बी की मृत्यु कहाँ हो गई? लखनऊ। तो हमने ये बताया था कि अगर एक जगह कार्य किया गया और परिणाम दूसरी जगह निकला तो दोनों न्यायालयों को ऐसे अभियुक्त के खिलाफ अब जांच और विचारण का हक होगा। यानी कि एक के खिलाफ मुकदमा कहाँ चल सकता है? प्रयागराज में भी और कहाँ? लखनऊ में, क्योंकि दोनों न्यायालयों को अधिकारता होगी। अब मान लीजिए कि प्रयागराज का न्यायालय भी मुकदमा एक के खिलाफ शुरू कर दिया और कौन कर दिया? लखनऊ। यानी कि उधर लखनऊ का न्यायालय जांच विचारण शुरू उसी अपराध के लिए कर दिया और इधर कौन कर दिया जांच विचारण शुरू? आपका प्रयागराज का। अब समस्या ये है कि ए ने एक अपराध किया है और उसके खिलाफ 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में क्या चलने लगा? मुकदमा। क्यों? क्योंकि इन न्यायालयों को अधिकारता थी। तो अब ऐसी दशा में कौन डिसाइड ये करेगा कि प्रयागराज में मुकदमा चलेगा कि लखनऊ में? क्योंकि दोनों जगह तो नहीं चलेगा, क्योंकि एक अपराध के लिए एक मुकदमा काफी होता है कि 100 चलाएंगे एक। तो कौन डिसाइड करेगा? अब एक उदाहरण और इसी पर बना लिया जाए। मान लीजिए प्रयागराज से यात्रा किया और बैग उसका चोरी हो गया तो और दिल्ली तक यात्रा कराई जाए भाई, तभी तो दूसरे राज्य में जाएगा। तो प्रयागराज से दिल्ली तक यात्रा किया, बैग उसका ट्रेन में चोरी हो गया तो प्रयागराज के न्यायालय को भी अधिकारता होगी और बीच में यात्रा के दौरान जितने जिले पड़े हैं उन न्यायालयों को, और जहां यात्रा समाप्त किया कहाँ? दिल्ली, इनको भी। 183 धारा। अब ऐसी दशा में प्रयागराज का न्यायालय भी जांच विचारण शुरू कर दिया और कहाँ का न्यायालय? तो क्या 2 जगह मुकदमा चलेगा कि किसी एक जगह? तो अब 2 जगह अगर 2 या 2 से अधिक न्यायालय जांच या विचारण शुरू कर दिए क्योंकि उन्हें अधिकारता थी, तो अब समस्या ये आती है कि कौन ये डिसाइड करेगा कि कहाँ मुकदमा तो एक ही जगह चलेगा। वही नियम आपका 186 में दिया गया है और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। देखिए एक शब्द से चलना पड़ेगा। संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। तो जहां 2 या 2 से अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उसमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, वहां वह प्रश्न यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं
तो उच्च न्यायालय द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो प्रयागराज और लखनऊ का न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड ये करेगा कि प्रयागराज में मुकदमा चले कि लखनऊ में। लेकिन आपका दूसरा उदाहरण में तो अलग अलग उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। एक प्रयागराज का न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीनस्थ है, और दिल्ली का न्यायालय जो संज्ञान लिया था कहाँ के अधीनस्थ है, दिल्ली हाई कोर्ट। यही आपका समस्या आती है। तो जिस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में सबसे पहले अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई थी, वह उच्च न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि मुकदमा कहाँ चलेगा। इसको एक उदाहरण समझिए, लीगल भाषा में थोड़ा कठिन है। मान लीजिए प्रयागराज और दिल्ली दोनों के अधीनस्थ न्यायालय अभियुक्त के खिलाफ जांच विचारण शुरू कर दिए हैं, लेकिन सबसे पहले जांच शुरू करने वाला न्यायालय प्रयागराज है। उसके बाद कौन शुरू किया है, दिल्ली। तो बताइए कौन हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि प्रयागराज में मुकदमा चलेगा कि दिल्ली में, इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन यही अगर काम पहले कौन शुरू कर देता, दिल्ली का अधीनस्थ न्यायालय, तब कौन डिसाइड करता, दिल्ली हाई कोर्ट। बस मैंने जिस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में सबसे पहले क्या हुआ है, कार्रवाई शुरू की गई है, वहां का उच्च न्यायालय डिसाइड करेगा। 188 अभी कल ही परसों बताया गया था, आपको फिर बता दिया जाए। भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए जांच और विचारण का स्थान किस धारा में, खूब पूछा जाता है। 99% चांस है, तो लिखवा भी गया था कि धारा में आपका 188 जांच विचारण कहाँ होगी, जहां अभियुक्त क्या किया जाए, भारत में पाया जाए, लेकिन किसकी पूर्व सहमत से, केंद्रीय सरकार। तो जांच विचारण कहाँ होगा, जहां अभियुक्त पाया जाए, लेकिन किसकी पूर्व सहमत से, केंद्र सरकार। और 188 189 भी पूछा जाता है कि आपका 189 भी पूछा जाता है, भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना किस धारा में है, 189। और बस एक लाइन न पढ़ना हो तो एक शब्द लिख लीजिए, क्या जारी होगा, कमीशन। बस क्या जारी होगा साक्ष्य लेने के लिए, कमीशन यानी कि आयोग। दोनों धाराएं भले एक लाइन बताई गई, इतने इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन निश्चित बनता है। अभी उत्तराखंड भी बनाया था भाई, और बिहार में चांस है 2 में से एक क्वेश्चन बनने का, 188 और 189। इस प्रकार भाई कल क्लास चलेगा भाई आप लोगों का, और ठंडी के कारण शेड्यूल सुबह से डिस्टर्ब चल रहा है। आप भाई जो लोग ऐप से न